तो गाइस एमसीयू में फैल्कन को नया कैप्टन अमेरिका बनाया गया है, इसलिए आज हम नए कैप्टन अमेरिका को कंपेयर करेंगे पुराने कैप्टन अमेरिका से और देखेंगे कि अगर इन दो कैप्टन्स की कभी फाइट हुई तो कौन पड़ेगा किस पर भारी। और हाँ, मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका की बॉडी में सुपर सोल्जर सीरम की पावर्स है, उनकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सेंसेस सब पावर्स एनहेंस्ड है जो कि नए कैप्टन के पास नहीं है। और ऊपर से कैप्टन अमेरिका अब म्योनिर के लिए वर्दी हो गए हैं, इसलिए वो नए कैप्टन को आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन यार, हमारा फैल्कन अब एमसीयू का नया कैप्टन अमेरिका है, जिसके सूट को वकांडा से काफी तगड़ा अपग्रेड भी मिला है। इसलिए हम देखेंगे कि अगर नए कैप्टन अमेरिका के सामने स्टीव रॉजर्स जितने पावरफुल एनिमी से लड़ने की नौबत आई, जो कि वो इस सीरीज में भी आई थी, तो हमारे नए कैप्टन के पास क्या क्या एडवांटेजेस है जीतने के लिए। तो सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम दोनों हीरोज की पावर्स एंड एबिलिटीज पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं नए कैप्टन से। नया कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम विल्सन एक मास्टर पायलट है। उसे अपने 107 फैल्कन सूट से उड़ने का काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस है। उड़ते वक्त तो इतना फुर्तीला है कि वो क्वीनजेट के गोलियों से और हेलिकैरियर के हमलों के बौछार से आसानी से बच गया था। सैम एयरफोर्स में था, इसलिए उसे वहाँ से भी फाइट की ट्रेनिंग मिली है और उसे ब्लैक विडो और कैप्टन अमेरिका से भी ट्रेनिंग मिली है, इसलिए वो एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट भी है। और हैंड टू हैंड फाइट में भी वो एक एवरेज सोल्जर से ज्यादा स्किल्ड फाइटर है। सैम अपनी फाइटिंग स्किल्स को उड़ने की स्किल्स के साथ काफी अमेजिंग तरीके से यूज करता है और वो हर तरीके के गन्स और वेपन्स भी चला सकता है। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में सैम ने शील्ड को इस्तेमाल करने की काफी ट्रेनिंग की थी, इसलिए वो शील्ड चलाने में भी अब मास्टर है। लेकिन उसकी मास्टरी स्टीव रॉजर्स जितनी तो नहीं है, क्योंकि स्टीव को कई सालों तक शील्ड यूज करने का तजुर्बा है। और सैम एक्रोबैट्स में भी मास्टर है, यानी कि ऐसे कलाबाजियां करने में, और उसकी वही स्किल फिर कार्ली के साथ लड़ते वक्त काम आई थी। और अब सैम को वकांडा से कैप्टन अमेरिका का सूट मिला है, जिसमें वाइब्रेनियम से बने नए विंग्स हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब उसके पर पहले की तरह आसानी से कोई उखाड़ पाएगा। सैम अपने विंग्स को एज अ डिफेंस के लिए भी यूज करता है और उसके नए विंग्स तो पहले से काफी ड्यूरेबल भी हो गए हैं। और उसके स्पेशल गॉगल्स में हीट सेंसर्स, फुटस्टेप ट्रैकिंग, माइक्रोस्कोपिक विजन और नाइट विजन जैसे कई फीचर्स हैं। और साथ ही में अब उसके पास है अपग्रेडेड वर्जन वाला रेड विंग, जिसमें एक इंटेलिजेंट एआई है, इसलिए रेड विंग सैम के सिर्फ वॉइस कमांड से ही ऑपरेट होता है। और इस रेड विंग में लेजर्स, गन फायर, मिसाइल्स, ग्रैपलिंग वायर और 3 बेबी रेड विंग्स जैसे कई दमदार फीचर्स हैं, जो कि नए कैप्टन के लिए फाइट में बड़े ही यूजफुल है। और अब नजर डालते हैं स्टीव रॉजर्स की कुछ पावर्स पर। जैसे कि हम सभी को पता है कि स्टीव रॉजर्स पर सुपर सोल्जर सीरम से एक्सपेरिमेंट होने की वजह से उनकी फिजिकल पावर, उनकी ड्यूरेबिलिटी, उनकी स्पीड, उनके रिफ्लेक्सेस, उनके सेंसेस, उनकी हीलिंग कैपेबिलिटी, उनकी इंटेलिजेंसी, उनकी हर एक पावर्स बहुत ही ज्यादा सुपर ह्यूमन लेवल पर एनहेंस हो गई है। स्टीव रॉजर्स अपनी शील्ड ऐसे चलाते हैं जैसे कि वो हलवा हो। नए कैप्टन के तुलना में हमारे ओरिजिनल कैप्टन पूरे एमसीयू में लोकी, चित्तौरी, अल्ट्रॉन, थैनोस जैसे कई पावरफुल दुश्मनों से लड़ चुके हैं, इसलिए उन्हें फाइट करने का भी बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। स्टीव रॉजर्स रेसलिंग, बॉक्सिंग, टाइक्वांडो, जूडो, मुई थाई जैसे कई तरह की फाइटिंग स्टाइल्स और मार्शल आर्ट्स में भी मास्टर है। रूसो ब्रदर्स ने ये रिवील किया था कि मॉडर्न डे में होश आने के बाद से ही कैप्टन मॉडर्न जमाने की फाइटिंग स्टाइल्स सीखने लगे थे। और बात करें अवेंजर्स एंड गेम की, तो अवेंजर्स एंड गेम में थॉर के म्योनिर को उठाने के बाद जब कैप्टन ने म्योनिर के लिए अपनी वर्दीनेस प्रूफ की, तब उनके अंदर थॉर की पावर्स भी आ गई, क्योंकि थॉर 1 मूवी में ओडी ने म्योनिर पर एन्चेंटमेंट किया था कि जो भी इस हैमर को उठाने के लायक होगा उसमें थॉर की पावर्स आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर कैप्टन म्योनिर से लाइटनिंग समन कर पा रहे थे और प्लस उनकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी पहले से काफी बढ़ गई थी, इसलिए वो थैनोस को कड़ी टक्कर दे पा रहे थे और थैनोस के अटैक्स को भी झेल पा रहे थे। तो देखा जाए तो दोनों हीरोज की पावर्स अपनी अपनी जगह पर कमाल की है, इसलिए अब हम इन दोनों को कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर कंपेयर करेंगे, इसलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वाला सेक्शन होने वाला है और भी इंटरेस्टिंग। तो पहले बात करते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो यही 2 एरियाज है जिसमें नया कैप्टन अमेरिका बुरी तरह से पिटता है ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका के मुकाबले, क्योंकि अगर नए कैप्टन अमेरिका और स्टीव रॉजर्स के बीच बिना किसी वेपन्स के यानी कि सिर्फ फिजिकली हैंड टू हैंड फाइट हुई, तो जाहिर सी बात है कि इस सिनेरियो में हमारे स्टीव रॉजर्स ही जीतेंगे, क्योंकि सुपर सोल्जर सीरम की वजह से उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है और ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी वही केस है,
क्योंकि स्टीव रॉजर्स एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है। वो बहुत ही ज्यादा हाइट से गिरने के बाद भी नहीं मरते। वे थैनोस का पंच खाकर भी फिर से उठ खड़े हो गए थे। लेकिन सैम विल्सन एक हाईली ट्रेंड सोल्जर जितना ही ड्यूरेबल है। वैसे एमसीयू में स्पाइडरमैन और जॉन वॉकर जैसे सुपर पावर वाले लोगों की लात खाकर भी सैम सही सलामत है, थैंक्स टू हिज ट्रेनिंग। लेकिन सैम को अगर कोई सुपर सोल्जर डायरेक्टली फुल पावर से मारेगा तो उसकी हालत भी वैसी ही होगी जैसी हुई थी जॉन वॉकर के फ्रेंड लेमर होस्किन की। इसलिए अगर नए कैप्टन को स्टीव को टक्कर देनी हो तो उसे अपने गियर्स और गैजेट्स पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। इंटेलिजेंस, अगर इंटेलिजेंसी की बात करें तो सैम विल्सन की इंटेलिजेंसी एक नॉर्मल ह्यूमन से जरा ज्यादा ही है। स्टीव रॉजर्स जितनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो लड़ाई के दौरान काफी कमाल की स्ट्रेटजीज बनाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में उसने काफी बढ़िया स्ट्रेटजी बनाई थी हेलीकॉप्टर से जीआरसी के मेंबर्स को बचाने के लिए। उसने अपनी फ्लाइंग एबिलिटी शील्ड और रेडविंग को काफी अमेजिंग तरीके से यूज किया था उस हेलीकॉप्टर से एनिमीज को बाहर निकालने के लिए। इसलिए सैम भी स्टीव की तरह फाइट के दौरान एनिमीज के खिलाफ काफी बेहतरीन स्ट्रेटजीज और प्लान्स बना सकता है। इसलिए इन दोनों की फाइट हुई तो ये दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ तगड़ी टैक्टिक्स बनाने के लिए सक्षम है। डिफेंस के लिए ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका के पास अपनी शील्ड तो है ही, लेकिन उनकी बॉडी भी उनकी शील्ड की तरह ही एकदम स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनकी बॉडी जितने चाहे उतने हिट्स सह सकती है। और नए कैप्टन अमेरिका की बात करें तो नए कैप्टन की बॉडी पुराने कैप्टन जितनी तो सॉलिड नहीं है, लेकिन नए कैप्टन के पास पुराने कैप्टन के मुकाबले ज्यादा डिफेंस की सुविधा है, क्योंकि उसके पास शील्ड के साथ अपने विंग्स भी है जिनको वो दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए इस्तेमाल करता है। उसके नए विंग्स भी पहले से ज्यादा बड़े हैं जो कि उसको बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फाइटिंग स्टाइल्स, तो यही वो एरिया है जहां पर नए कैप्टन अमेरिका के पास एक एडवांटेज है, क्योंकि जहां पर स्टीव रॉजर्स लड़ाई में अपनी सुपर सोल्जर की जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करते हैं अपनी डिफरेंट मार्शल आर्ट्स की कला और अपनी शील्ड फेंकने की कला के साथ, तो वहीं पर सैम विल्सन माहिर है उड़ते हुए लड़ने में। उड़ते वक्त सैम को एक एडवांटेज मिलता है क्योंकि विंग्स की मदद से स्पीड से उड़ते वक्त उसे एक मोमेंटम मिलता है जिससे कि वो अपने पंचेस और किक्स में एक्स्ट्रा फोर्स डाल पाता है। जैसे कि उसने स्पीड से आकर एक हेलीकॉप्टर को डिसबैलेंस कर दिया था। इतनी पावर तो सैम में नहीं है कि वो एक हेलीकॉप्टर को हिला सके, लेकिन जैसा कि वो स्पीड में था इसलिए वो एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट कर पाया जिससे कि उसने हेलीकॉप्टर को डिसबैलेंस कर दिया। और वैसे ही उसने प्रॉक्सिमा मिडनाइट और सुपर सोल्जर्स को कई बार किक्स भी मारी है। और उसी मोमेंटम की हेल्प से नया कैप्टन अपनी शील्ड को लगभग उतने ही फोर्स से फेंक पाता है जितने फोर्स से स्टीव रॉजर्स फेंकते थे शील्ड को। क्योंकि भले ही सैम ने शील्ड के साथ काफी ट्रेनिंग की थी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि स्टीव रॉजर्स एक सुपर सोल्जर है, इसलिए वो शील्ड को ज्यादा जोर से फेंक सकते हैं जो कि सैम नहीं कर सकता। लेकिन उसके विंग्स की वजह से उसे वो मोमेंटम मिलता है जिससे कि वो भी नियरली स्टीव के जितने फोर्स से ही शील्ड को फेंक सकता है। और इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल ए सीन है जहां पर उसने उड़ते वक्त मोमेंटम का फायदा उठाते हुए शील्ड को ऐसे घुमा के फेंका कि इस हेलीकॉप्टर का मेटल का दरवाजा ही टूट गया था। और हवा में उसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस भी इतने फास्ट है कि वो बुलेट्स को भी डॉच कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नया कैप्टन ग्राउंड लेवल की फाइट में एकदम ही नल्ला है। वो एकदम स्किल्ड फाइटर है। उसने कई एनिमीज को हैंड टू हैंड फाइट में भी हराया है। और सबसे बड़ी बात की फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के इस सीन में उसने खुद को काफी बेहतरीन तरीके से डिफेंड किया था एक डोरा मिलाजे के हमले से। और आपको तो पता ही होगा कि डोरा मिलाजे की वॉरियर्स वाकांडा की कितनी बेहतरीन ट्रेंड वॉरियर्स है जिन्होंने सुपर सोल्जर जितने पावरफुल किल मॉन्गर को टक्कर दी थी। इसलिए मेरे हिसाब से अगर नया कैप्टन अमेरिका अपने नए विंग्स और शील्ड और अपने गैजेट्स और रेडविंग की मदद से और साथ ही में उसने जैसे कार्ली के सामने बचने के लिए कलाबाजियां करी थी वैसी कलाबाजियां करते हुए और अपने विंग से खुद को डिफेंड करते हुए अगर वो अपना एक अलग ही फाइटिंग स्टाइल बना ले तो कुछ चांसेस है कि वो अपने ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका को कड़ी टक्कर दे पाए। मैंने कहा कड़ी टक्कर दे पाए, ना कि हराए, क्योंकि अपना स्टीव रॉजर्स कैन डू दिस ऑल डे, क्योंकि उनका स्टेमिना भी सुपर लेवल पर है। इसलिए वो फाइट के दौरान जल्दी थकने वालों में से नहीं है। लेकिन नए कैप्टन का स्टेमिना नॉर्मल ह्यूमन जितना ही होने की वजह से वो स्टीव रॉजर्स के पहले थक जाएगा, जिसकी वजह से उसके बॉडी में फुल पोटेंशियल से लड़ने की ताकत नहीं बचेगी और वो हार जाएगा। इसलिए नए कैप्टन को अगर जीतना है तो उसे थकने से पहले कुछ भी करके स्टीव रॉजर्स को नॉकआउट करना होगा। और अगर हमारे कैप्टन म्योनिर के साथ
नए कैप्टन के साथ लड़ने आए तो नए कैप्टन का अपने गैजेट्स के साथ भी जीतने का कोई चांस नहीं है। और अगर नए कैप्टन को सुपर सोल्जर सीरम दिया जाए तो श्योरली वो ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका को हरा सकता है, क्योंकि तब उसके पास सभी तरफ से एडवांटेजेस होंगे। और वैसे भी मूवी में कौन सा कैरेक्टर जीतेगा और कौन सा हारेगा ये डायरेक्टर पर भी डिपेंड करता है कि वो किसे जिताना चाहते हैं। तो ये तो मेरा ओपिनियन था। आपको क्या लगता है, अगर इन दो कैप्टन्स की कभी फाइट हुई तो आपके हिसाब से कौन जीतेगा कमेंट्स में जरूर बताना। और ये वीडियो आपको जरा सी भी कहीं पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट।